सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। आज है 25 अक्टूबर 2022। आज पूरे भारतवर्ष में विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। तो भगवान विश्वकर्मा आपको निपुण और समृद्ध जिंदगी दें। यदि आप ISPCS जैसे सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। और यदि आप SSC बैंकिंग रेलवे जैसे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा डेली का करंट अफेयर सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने पहले सवाल पे। आज का अपना पहला सवाल है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ए ऋषि सुनक, बी पेनी डरमंड, सी लिज ट्रस या डी बोरिस जॉनसन। तो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन गए हैं। 200 साल तक भारत पे राज करने वाले अंग्रेजों के ऊपर अब एक भारतीय का शासन हो गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय मीडिया जो है इसको बड़े बड़े शब्दों में प्रसारित कर रहा है कि जिसने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया, अब उसके ऊपर शासन करने के लिए हमारे देश का एक मूल भारतीय, जिसके दादा दादी जाके ब्रिटेन में बस गए थे, ऋषि जी, वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई थी बोरिस जॉनसन के इस्तीफा के बाद, और लिज ट्रस जी ने 45 दिनों के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी से चुन के आए हैं ऋषि सुनक। आज का अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में राष्ट्र तिरंग क्या है। ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी तूफान या डी सुनामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइक्लोन है। एक तूफान है सतरंग जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बना और ये काफ़ी तेजी के से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान की वजह से बांग्लादेश में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में धन और माल की काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ से किसी के व्यक्ति के क्षताहत होने की कोई खबर नहीं आई है अब तक, लेकिन सतरंग तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, उड़ीसा का तट खतरे में है। भारत की NDRF की टीमें और SDRF की टीमें उड़ीसा बंगाल की इसके लिए तैनात कर दी गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तूफान। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा शाहिद ड्रोन 136 किस देश का है। काफ़ी चर्चा में है ये ड्रोन। सऊदी अरब का है, टर्की का है, ईरान का है या पाकिस्तान का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान का है। पश्चिमी देशों तथा यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन का उपयोग रशियन सेना कर रही है और इस ड्रोन की वजह से यूक्रेन के कई क्षेत्रों में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया है। कल ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें ईरान ने अपनी तरफ से इस चीज़ का खंडन किया कि हमने शाहिद ड्रोन रसिया को प्रोवाइड किया है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका मानना है कि शाहिद ड्रोन 136 को ईरान ने रसिया को दिया है। जबकि बात करें दोस्तों तो इसी बीच टर्की का एक ड्रोन जो यूक्रेन यूज कर रहा था वो भी काफ़ी सुर्खियों में था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टर्की का ड्रोन कौन सा है तो टर्की के ड्रोन का नाम है बैरक्तर, क्योंकि इस ड्रोन का यूज यूक्रेन कर रहा है। आपको पता होगा टर्की नाटो का एक सदस्य है और नाटो भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध करा रहा है यूक्रेन को ताकि वो रसिया की सेना से फाइट कर सके। और बैरक्तर जो ड्रोन है वो टर्की का है, जबकि शाहिद ड्रोन 136 ईरान का है। और अमेरिका का एक ड्रोन सुर्खियों में है हाल ही में, जिसका नाम है प्रीडेटर। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रीडेटर ड्रोन किस देश का है तो USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जबकि बैरक्तर ड्रोन जो है वो टर्की का है। और इसका आंसर तो आपको मिल ही गया। सुर्खियों में रहा E3 ग्रुप में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली या डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसमें इटली शामिल नहीं है।
ये सुर्खियों में इसलिए था दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन 3 देशों ने मुद्दा उठाया कि जो ईरान है वो अपनी सेना रसिया के साथ यूक्रेन में युद्ध के लिए भेज दिया है, जिसके तहत इन देशों ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की। और E3 के ये देश हैं फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इसमें इटली शामिल नहीं है, इसलिए सुर्खियों में था। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि किस IIT ने, ये कम पानी है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गया है, तो किस IIT ने कम पानी व कम खाद्य लागत वाले गेहूं बीज को तैयार किया है। अगर जिसको आप उगाते हैं तो काफ़ी कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी और खाद की आवश्यकता होगी। इसको तैयार किया है IIT जोधपुर ने, IIT रुड़की ने, IIT कानपुर या IIT मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT कानपुर ने कम पानी व खाद लागत वाले गेहूं बीज को तैयार किया है, इसलिए ये सुर्खियों में था। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दुनिया के 40 देशों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मिलकर एक पत्र पे सिग्नेचर किया और हस्ताक्षर के बाद यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर 1945 में गठन हुआ था, इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें P5 के नाम से जानते हैं हम। इसमें USA है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा आपको रशिया मिलेगा, रूस, चाइना यानी चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो अगर आप गेस करेंगे तो एक तरीके से यूरोप महाद्वीप के 2 देश, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट से आते हैं। USA आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आता है। रसिया एक ऐसा देश है जो यूरोप तथा एशिया दोनों में आता है, और चाइना तो पूर्णतया एशिया महाद्वीप में है। तो ये 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्य हैं, और भारत नॉन परमानेंट सदस्यों में इस समय शामिल है। जो नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत को 2021 और 22 के लिए नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया है। यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, और इसके बाद 1973 में अरबी और स्पेनिश को भी शामिल किया गया था। और यूनाइटेड नेशन के जो प्रेजेंट टाइम में हेड हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस जी बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि लेस्ली जॉर्डन जी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था। A खेल से, B पत्रकारिता से, C राजनीति से या D सिनेमा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिनेमा से। हॉलीवुड से संबंध रखते थे लेस्ली जॉर्डन जी, और हाल ही में इनका निधन हो गया। ये ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हैं। अगला सवाल है कि करमन कौर थोड़ी, इनका संबंध किस खेल से है। टेनिस से, B बैडमिंटन से, C हॉकी से या डी इसको आप गोल्फ रख लीजिए। तो करमन कौर थोड़ी जी का संबंध जो है, संबंध टेनिस से है। ये इसलिए सुर्खियों में है दोस्तों क्योंकि हाल ही में ITF का आयोजन हुआ, जिसमें इन्होंने कनाडा के कैथरीन को हराकर ITF का खिताब अपने नाम कर लिया। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए करमन कौर थोड़ी जी का संबंध टेनिस से है, ये सुर्खियों में थी। अपना 9वां सवाल है दोस्तों कि हाल ही में सरारोवा पुरस्कार किस देश को दिया गया। A ब्रिटेन, C यूक्रेन, B ब्रिटेन, C भारत या D सऊदी अरब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन को सरारोवा पुरस्कार दिया गया और ये ब्रिटेन की तरफ से दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन। अपना 10वां और आखिरी सवाल है दोस्तों कि किस राज्य में वहाँ के
मेट्रोपोल प्लानिंग एरिया को विस्तारित करने का अध्यादेश जारी कर दिया गया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहले जो चेन्नई मेट्रोपोल प्लानिंग एरिया थी वो थी 1809 किलोमीटर। अब इसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 5904 किलोमीटर। इसमें तिरुचेल्लूर, रानीखेत, कोचीपुरम को शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपको पता है हालांकि ये जो प्लानिंग है, अध्यादेश जो जारी किया गया है, ये 2018 से ही पेंडिंग में था, क्योंकि 2018 में AIADMK जो पार्टी उसके द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन ये MK स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अब उनके द्वारा ये हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में अध्यादेश जारी कर दिया गया है। आपको पता है कि अध्यादेश वहाँ के राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इस अध्यादेश के लिए जो कैबिनेट होती है उसकी मंजूरी होना जरूरी है। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और अब तक अभी आप लोगों ने अगर DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। एक बार पुनः विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।